नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तर प्रदेश में सियासत का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने गृहनगर गोरखपुर में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जो लोग जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं वो विकास नहीं कर सकते। सीएम योगी का इशारा साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की ओर था, खास तौर पर उनके पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के फॉर्मूले की ओर। तो क्या आप 2026 के पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति फिर से जाति बनाम विकास के एजेंडे पर लौट रही है? और क्या समाजवादी पार्टी की राजनीति को सीएम योगी का ये बयान चुनौती दे रहा है? गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज को जातियों के आधार पर तोड़ते हैं, जो यूपी को दंगों की आग में झोंक चुके हैं, जो मातृशक्ति की रक्षा नहीं कर सकते, वो कभी विकास नहीं कर सकते। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से कड़ी चुनौती मिली। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए सपा ने बड़ा जनाधार तैयार किया। इधर समाजवादी पार्टी ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। सपा ने कहा है कि मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, हिंदू समाज को जातियों में किसने बांटा? धर्म के नाम पर बंटवारा किसने किया? भाजपा सरकार में कौन सा नौजवान अंबानी बन गया? हर कोई परेशान है, किसान हो या नौजवान। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जाति बनाम विकास में। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। लोग जाति के नाम पे समाज को बांट रहे हैं। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, जिन लोगों को बेटी और बहन की इज्जत की परवाह न रही हो, और जो लोग मातृशक्ति की गरिमा की रक्षा न कर सकते हो, क्या उनसे आप विकास की उम्मीद करते हैं? क्या उनसे विकास की उम्मीद करते हैं? वे कभी विकास नहीं किए हैं, आगे भी विकास नहीं करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो समाजवादी पार्टी पर जातियों में बांटने का आरोप लगाया है, आज पूरी समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरा देश ये जानना चाहता है कि पूरे भारत में जो हिंदू में आस्था रखने वाले लोग हैं, इनको वर्णों में कौन बांटा? इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में किसने बांटने का काम किया? इनको हजारों जातियों में बांटने का काम किसने किया? यह आज देश जानना चाहता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नौजवानों की पहचान का संकट खड़ा हो गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि आज का नौजवान अडानी बन गया है? आज का नौजवान रोजगार के संकट से जूझ रहा है। आज का नौजवान मुंबई में जाकर के टैक्सी चलाने को मजबूर है। आज का नौजवान गुजरात की साड़ी की कंपनियों में जाकर के काम करने को मजबूर है। नौजवान के परिवार की जीविका नहीं चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नौजवानों की चिंता, किसानों की चिंता, महिलाओं की चिंता नहीं है। इनको अपने उद्योगपतियों की चिंता है, जिनका उद्योग और व्यापार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता वाचस्पति द्विवेदी जी और सपा प्रवक्ता लोटन राम निषाद जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले चंद्रमोहन जी, देखिए जिस तरह से विपक्षी पार्टी के नेता, अभी सपा के नेता बोल रहे थे, आपने सुना होगा कि भाई हिंदुओं को वर्णों में किसने बांटा? क्या आज का युवा अंबानी बन गया, अडानी बन गया? क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सपा पार्टी पर प्रहार किया, पलटवार कर रहे हैं, वो भी सीधे आपसे सवाल कर रहे हैं, भाई किसने बांटा हिंदुओं को जाति में? तो आप इसका जवाब दे दीजिए, किसने बांटा जातियों में? और क्या आज का युवा अंबानी बन गया है, अडानी बन गया है? समाजवादी पार्टी की नींव ही जात आधारित है, धर्म आधारित है, तुष्टीकरण पर आधारित है, लोगों को आपस में लड़ाने पर आधारित है, जमीन को कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर आधारित है, खनन माफियाओं पर आधारित है, शिक्षा माफियाओं पर आधारित है। इनका अगर आप डीएनए देखेंगे
तो ये कहीं भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश 2017 से पहले जानते हैं किस रूप में पहचान थी उत्तर प्रदेश की? आज उत्तर प्रदेश की पहचान सुशासन की है, लेकिन 2017 से पहले यहां जंगल राज था। यहां जंगल राज से पहचाना जाता था, दंगों से पहचाना जाता था ये उत्तर प्रदेश, जहां 8,000 से अधिक, मात्र समाजवादी पार्टी की सरकार में 8,000 से अधिक दंगे हुए थे। बहन बेटियां सूर्यास्त होने के बाद, अंधेरा होने पर घर से बाहर निकलने में भयभीत होती थी। उनके परिवार वाले उनको अकेले घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा ना हो कि जो लोग कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसे लोग को उसे बचने के लिए भयभीत रहता था परिवार, उनके साथ जाता था या हर क्षण उनसे खबर लेता था कि कहाँ हो बेटी, कहाँ हो बहन, कहाँ हो माता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो गुंडे, माफिया, अपराधी, ये लोग भयभीत हैं और अपने हाथ में तख्ती लेकर अपने आप थानों में सरेंडर करने आते हैं। आज उत्तर प्रदेश का युवा खुद जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रोजगार पैदा कर रहा है। आपको याद होगा कोरोना में कितने हमारे भाई जो है, कभी कोई महाराष्ट्र से, कोई जो है दक्षिण भारत से, कोई दिल्ली से वापस आकर उत्तर प्रदेश में आया और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनको यहाँ पर रोजगार मिला। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आप देखेंगे तो लोगों को स्वरोजगार करने की प्रेरणा मिली। ठीक है, 2017 से पहले इस उत्तर प्रदेश में जहां, लेकिन जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं सपा पार्टियों पर कि वो धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, जाति के आधार पर राजनीति कर रही है, बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाजवादी की पार्टी नेता भी कह रहे हैं कि भैया आप भी धर्म के आधार पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश कराऊंगा। दोबारा आपके पास वाचस्पति जी, देखिए आप सहयोगी पार्टी हैं, विपक्षी पार्टी हैं, आप यहां पर आप की तरफ से क्या स्टैंड है? क्योंकि हम देखते हैं राहुल गांधी की तरफ से लगातार जातिगत जनगणना की बात की जा रही थी, लेकिन हाँ अब वो केंद्र सरकार खुद करवा रही है जातिगत जनगणना। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह से अक्सर एक तरफ तो हम बात करते हैं, हम बिल्कुल विकसित भारत की बात करते हैं जहां पर उम्मीद करते हैं कि हर कोई भारतीय हो, ना कोई किसी धर्म का हो, ना किसी जाति का हो, लेकिन आखिर क्यों 21वीं सदी में फिर से ये जाति की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है? और इसमें हम देखेंगे सभी पार्टी अव्वल है। अगर कोई अपने आप को हिंदू पार्टी बताती है, कोई अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताती है, तो कोई अपने आप को जाति आधारित पार्टी बताती है। 21वीं सदी में भी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जहां पर हमको सिर्फ भारतीयों के जरिए आगे जाना चाहिए, वहां पर हर कोई अपने आप को बंटावा पाने की कोशिश करता है और बांटने की कोशिश करता है? वाचस्पति जी, वाचस्पति थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही हम तक। जी आऊंगा मैं दोबारा आपके पास, थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है, प्रॉपर आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। चंद्रमोहन जी, आखिर क्यों एक तरफ तो आप लोग 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं, उसके लिए एजेंडा तैयार करते हैं, लेकिन फिर क्यों भारत की राजनीति में जाति आधारित राजनीति क्यों सुनाई देती है? भारत की राजनीति में धर्म आधारित राजनीति क्यों सुनाई देती है? और क्यों प्रमुख पार्टियां इस पर जोर देती हैं? आखिर क्यों? वो दौर कब आएगा जब भारत की राजनीति इससे ऊपर उठकर बात करेगी, सिर्फ विकास की बात करेगी? भगीरथ जी, चंद्रमोहन जी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम लगता है आपकी तरफ से, आपकी आवाज हम तक नहीं पा रही है। जी नहीं आ गई जी, बिल्कुल कहें बिल्कुल। जी देखिए भगीरथ जी, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक नेता के मुंह से जातवादी शब्द निकला हो बता दीजिए। हम लोग तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हमारी सारी योजनाएं सर्व जाति के लिए है, सर्व धर्म के लिए है। कोई भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं का आप एक नाम बता दीजिए कि जो जात आधारित हो या धर्म आधारित हो। हम लोग ना जात की बात, हम लोग तो एक बात होने की बात करते हैं, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, वो कभी बांटने का काम नहीं करती है। वो कभी अगड़ा पिछड़ा दलित
मुसलमान की बात नहीं करती है। वो सबको एक रूप में देखती है और सरकार की सारी योजनाएं एक होती है, सबके लिए होती है, सारे क्षेत्रों के लिए होती है। कभी बांटने का काम हम लोग नहीं करते। ठीक है, आप कह रहे हैं बांटने का काम आप नहीं करते। जवाब ले लेते। इस वक्त हमारे साथ सपा से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा प्रवक्ता यश भारती जी, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। देखिए, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि भैया आप लोग जाति आधारित राजनीति करते हैं और जो जाति आधारित राजनीति करता है वो कभी विकास नहीं कर सकता। भागीरथ भाई, मैं थोड़ा सुन पाया भारतीय जनता पार्टी जी के चौबे जी को। वो कहावत है ना, चौबे जी छब्बे जी बनने चले और फिर वो क्या बन गए, वो एक कहावत है, वो चौबे जी बेहतर समझते हैं। वो स्थिति चौबे जी की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना का बहुत विरोध किया, जातियों का बहुत विरोध किया। वो चाहते थे कि जो 10% 15% है वो हमेशा काबिज रहें। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धेय नेताजी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने, रामविलास पासवान जी ने और तमाम पिछड़े नेताओं ने, अगड़े नेताओं ने, जिसमें वीपी सिंह जी भी हैं, तमाम देश के ऐसे लोग जो देश की तरक्की समझते हैं, वो देश की तरक्की को देखते हुए जो पीछे छूट रहा है उसको भी आगे लाने की व्यवस्था करी, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करी। और भारतीय जनता पार्टी के वो लोग थे जो मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ थे। आज अभी चौबे जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कोई बात नहीं कही कभी जाति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक ठोक करके ये कहते हैं कई जगह पे कि मैं ओबीसी का हूं, मैं ओबीसी का हूं, मैं ओबीसी का हूं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते हैं कि हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, ओबीसी प्रधानमंत्री है, कई जगह कहते हैं। तो आप भी तो हर बार पीडीए करते रहते हैं, आप भी तो पीडीए की बात करते ही है ना, आप भी तो पीडीए की बात करते हैं। भागीरथ भाई, तकलीफ किसको है जाति के नाम पे, हमें या इनको है? तकलीफ कौन बता रहा है? हम तो समझते हैं कि जो पिछड़ गया उसको मुख्यधारा में लाना है, तो बिना जाति की बात किए नहीं हो सकता। भागीरथ साहू जी, अगर भागीरथ साहू लिख रहे हैं तो साहू की बात होगी। यश भारतीय लिख रहे हैं तो जो भी समाज से आते उस समाज की बात होगी। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? चौबे जी की बात अगर भागीरथ साहू है तो मेरे काम की बात होनी चाहिए ना, मेरे साहू की बात क्यों नहीं चाहिए? अगर मैं अच्छा काम करूं तो मुझे आगे लेकर जाना चाहिए सरकार को, शासन को, किसी को। क्या मेरे सिर्फ साहू होने से मुझे आगे लेकर जाएगी सरकार या नहीं लेकर जाएगी? अगर मैं अच्छा काम करूं मुझे लेकर जाना चाहिए। मेरे से कोई अगर बेहतर अच्छा काम करा उसको आगे लेकर जाना चाहिए। मुझे लगता है ये सोच होनी चाहिए। अगर ये सोच होगी तो एक बेहतर समाज, बेहतर देश बनेगा, ना कि मेरे आगे क्या लगा है, मेरे पीछे क्या लगा है। मैं ये जानना चाहता हूं वो कौन लोग थे जिन्होंने साहू समाज के लिए कहा कि घर से निकलते ही अगर की शक्ल देख लोगे तो ये मनहूस लोग हैं। मैं आप पे व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, ये समाज में जो जातियों को, कुरीतियों को बनाने का काम किए कौन लोग थे? ये कौन घटिया मानसिकता के लोग थे जो कहते हैं इसको ठीक करने की आवश्यकता है यश भारती जी, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, इसको ठीक करने की आवश्यकता। अगर किसी ने कुछ गलत बोला तो क्या अभी भी किसी को गलत बोलना चाहिए? उसको ठीक करना चाहिए। पहले किसी ने गलत बोल दिया, उसको ठीक कीजिए और आप बेहतर दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। भागीरथ भाई, आपने शायद मुझे बोलने के लिए बुलाया है, तो मुझे अधिक बोलने देंगे तो बात आ जाएगी। लेकिन अगर आप मेरा नाम लेके आप व्यक्तिगत अगर आप कुछ एग्जांपल देंगे तो मुझे भी बोलने का अधिकार तो है ना। आप जब तक अपनी बात करेंगे, पार्टी की बात करेंगे, मैं बिल्कुल मौका दूंगा। बुरा लग रहा है तो नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने कुछ गलत कहा तो आज ठीक होना चाहिए, ना कि उस पर राजनीति होनी चाहिए। चलिए अपनी बात कीजिए आप। भागीरथ भाई, मैं आपको व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि मैं आपको बड़े अच्छे से जानता हूं कि आप विराट दिल के हैं, छोटा दिल आपका नहीं, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया। बाकी उसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैंने एक सामाजिक सरोकार की बात करी, जिस तरीके से सरोकार बिगाड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कहते हैं कि जो भी जाति की बात करेगा मैं उसे लात मारूंगा, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी। और आप जातीय जनगणना की बात क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को हमने संवैधानिक दर्जा दिया, ये बात क्यों कर रही है अगर जाति की बात नहीं करती है? तो जो जातियां पिछड़ गई हैं, जो असामान्य हैं, केवल 10% 15% देश में सामान्य जनसंख्या है, बाकी सब असामान्य है, कैसे देश तरक्की कर जाएगा? क्या आप नहीं चाहेंगे सब लोग सामान्य हो? क्या आप नहीं चाहेंगे कि सब लोग सामान्य हो? तो सब लोगों को सामान्य करने के लिए जरूरी है कि जाति आधारित व्यवस्था बने। कौन शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ रहा है, कौन आर्थिक रूप पर पिछड़ रहा है, कौन सामाजिक तौर पर पिछड़ रहा है, उस व्यवस्था को बनाए, और व्यवस्था का नाम आरक्षण है।
आरक्षण के माध्यम से मदद से आगे बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है। संविधान में जो ताकत दी गई आरक्षण के माध्यम से, जो पिछड़ रहा है, जो शोषित है, चलिए वंचित मैं है, आपको उनका ये भी याद दिला अधिकार दूं कि मिले। भारतीय जनता पार्टी ईडब्ल्यूएस में संविधान और 10% लोकतंत्र की आरक्षण हत्यारी है। जब मोदी सरकार थी तब उनके ही सरकार में दिया गया था 10% आरक्षण। चलिए मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। वाचस्पति जी भी हमारे से लगातार बने हुए। वाचस्पति जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। जी, उस वक्त आपसे संपर्क तो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्या कहेंगे आप? देखिए इस तरफ यहाँ पर जिस तरह से अभी जाति आधारित भी बात हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, और हम देखते हैं कि आपके जो नेता राहुल गांधी वो भी लगातार जाति आधारित बात करते हैं, लेकिन बीजेपी इसको कहती है कि आप लोग हिंदुत्व को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सूट करता है आप लोग को, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर हिंदू एकजुट होगा तो फिर जो वोट है वो ज्यादा बीजेपी को पड़ेगा। इसलिए कभी आप जाति की बात करते हैं तो कभी सपा पार्टी पीडीए की बात करती है। देखिए भगत जी, आपको नमस्कार और हमारे सभी कोऑपरेटर साथियों को बहुत बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। जहाँ तक मुझे ज्ञात था कि इसका इस डिबेट का विमर्श शायद महिलाओं के ऊपर भी था, लेकिन मैं चलिए आपने जाति की बात की, मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए इस देश में जाति एक आज की स्थिति नहीं है, हजारों हजार साल का किसी एक पार्टी का उसमें रोल नहीं है। हमारा समाज ही इस तरीके का है, विभक्त है, हजारों जातियों में विभक्त समाज है। किसी एक पार्टी ने इसको नहीं कर दिया, ये ना तो कि कोई एक पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। जब एक प्रधानमंत्री, जैसा हमारे पूर्व साथी ने भी कहा, उस पर मैं दोहराना नहीं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री किस प्रकार अपनी जाति की बात करते हैं और किस तरीके से वो कहते हैं कि राष्ट्रपति हमने एसटी जाति का बना दिया, वो वर्गीकरण करते हैं। चलिए उस बात को छोड़िए, विमर्श हो रहा था अभी हमारे। लेकिन वाचस्पति जी, मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है जहां पर आपके वरिष्ठ नेता मीडिया के सामने आए थे और राहुल गांधी की जाति की बात कर रहे थे। वो देखिए इन छोटी छोटी बातों पे हम कांग्रेस पार्टी बात नहीं करती है, हम लार्जर पर्सपेक्टिव पे बात करना चाहते हैं और लार्जर जो इम्पैक्ट है जो समाज के ऊपर उन पे चर्चा करना चाहते हैं। जैसे कि केतकी सिंह जी ने और अन्य इन्होंने महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की थी, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, विमर्श उस पर लाना चाहता हूँ। मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूँ, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसपे एडीआर कहते हैं, उसमें है कि 2018 में इलेक्शन के जो एफिडेविट दिए गए थे उसमें 12 एमपी एमएलओ पर महिलाओं के ऊपर चरित्र असैसिनेशन का, बल्कि रेप और उस तरीके के मुब्तला अपराध थे। इसके बाद 2023 में 134 जो सिटिंग एमपी एमएलए थे उनमें से 44 के प्रति संगीन धाराएं थी। इसके बाद आपको प्रज्वल रेवन्ना केस आपको मालूम होगा, उन्नाव का रेप केस आपको मालूम होगा, हाथरस का रेप मर्डर केस मालूम होगा। किस मुख से मुख्यमंत्री ये बात कर सकते हैं कि महिलाएं उनके राज्य में सुरक्षित हैं? कैसे चौबे जी इस बात को कर सकते हैं? कैसे केतकी सिंह जी इस बात को कह सकती हैं? ये सब बात आपको फिर इसके बाद बिल्किस बानो की बात भी करनी पड़ेगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं चौबे जी। मैं थोड़ा सा और ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए संक्षेप में। किसान देखिए, किसान इस देश में तो इस प्रदेश में परेशान है, उसको खाद नहीं मिल रही है, नकली खाद मिल रही है। और ठीक है, अभी आएंगे, खाद में भी लगातार हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन अभी जो बयान सामने आया उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है चौबे जी, जवाब दे दीजिए आप। देखिए जिस तरह से जाति की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, आप ही का सवाल ले रहा हूँ वाचस्पति जी, आप ही का सवाल। नहीं देखिए भगीरथ जी, किस प्रकार दोहरा चरित्र क्या होता है लोगों का, वो आपके चैनल पर। ठीक है चौबे जी, सुन लेते हैं वाचस्पति जी, जो कंप्लीट कर रहे बाद फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। ठीक है वाचस्पति जी, संक्षेप में कंप्लीट कीजिए। दिख रहा है भगीरथ जी, दोनों लोगों का। अभी यश भारती जी जो है जाति की बात कर रहे थे, और ठीक है आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, ज्यादा समझ में नहीं आएगा दर्शकों को। ठीक है वाचस्पति जी, आपका पॉइंट सामने आ गया, आप ही का सवाल है, वो जवाब दे रहे हैं। ठीक है चौबे जी भगीरथ जी, यश भारती जी अभी जाति की बात कर रहे थे, और देखिए दोहरा चरित्र दोनों लोगों का, कि जिस आज इनका गठबंधन उसी के साथ है जिसकी 3 पीढ़ी, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, जिन्होंने 1934 के बाद जातीय जनगणना बंद करा दिया था, और अब लिखित रूप से हर मुख्यमंत्रियों को कहा था कि जात के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर कर्मचारियों की या लोगों की भर्ती होनी चाहिए। इनकी इंदिरा गांधी जी ने जातीय जनगणना का विरोध किया, संसद में बोला था, लिखित में बोला था राजीव गांधी जी ने कि इसका विरोध किया था। और आज देखिए राजनीति का दोहरा चरित्र देखिए भगीरथ जी, कि आज दोनों लोग एक साथ हैं। और देखिए पीडीए की बात करते हैं,
जो आज काम यश कर भारती रहे हैं, जी, इसका आपके इनके पास ही कुछ दल में, सियासी यश भारती जी के दल की जब सरकार थी तो इनके ही लोगों ने बाबा साहब को जो है भू माफिया बोला था। इनकी ही सरकार में अखिलेश जी ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज जो अम्बेडकर जी के नाम पर था उनका नाम बदल दिया। यही जो संभल है, जो भीमनगर हुआ करता था, इनकी सरकार ने बदल दिया था। इन्हीं की सरकार थी जब दलितों का कोटे में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण इनकी सरकार अखिलेश यादव जी ने जो है छीना था। और देखिए आपके चैनल वाचस्पति जी कंटिन्यू, आप भी बोल रहे हैं बात कर तो रहे दर्शक हैं, प्रॉपर नहीं सुन तो पाएंगे। मैं उत्तर आऊंगा दोबारा प्रदेश की आपके पास, जनता अपनी बात रख भगीरथ जी दीजिएगा। नहीं भूली है। चंद्रमा जी इन कंप्लीट लोगों करिए का ना संक्षेप में। गुंडा राज, ना इनका दलितों के प्रति इनका रुख, दलित विरोधी इनकी मानसिकता उत्तर प्रदेश अभी तक नहीं भूला है भगीरथ जी। हमारा सरकार का भी देख रही है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, हम जात के आधार पर कोई हमारी योजना नहीं है। यश भारती, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास की बात करी बीजेपी, पीडीए की बात आप ही कर रहे हैं और जाति आधारित बात आप ही कर रहे हैं। यश भारती जी, हम कर रहे हैं ना, तो ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं जातीय जनगणना का। और कांग्रेस पार्टी ने किया, राहुल गांधी जी ने माफी मांग ली कि हमसे जो पिछली गलतियां हुई हम उनको सुधार कर रहे हैं। हमारा तो लगातार मांग है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर आज तक माननीय अखिलेश यादव जी तक, हमारे जितने नेता, श्रोतेय नेताजी, सबने जातीय जनगणना की बात की, हिस्सेदारी की बात की, भागीदारी की बात की। क्यों ऐसा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में केवल 10%, 15% आने वाले सामान्य वर्ग के लोग हैं, बाकी 85%, 90% आबादी में से कोई क्यों नहीं सुरक्षित हुआ, कोई क्यों नहीं रखा जाता? जजों की नियुक्ति में क्यों 85%, 90% आबादी में से क्यों नहीं है? ये बहुसंख्यक आबादी जो है, इसमें से क्यों लोग नहीं प्रतिभा निकल के आ पा रही? जो आप भागीरथ भाई प्रतिभाओं की बात, लेकिन यश भारती जी, जो भी सरकारी वैकेंसी होती है ईश्वर ने उसमें तो कोटा रहता ही है ना, एसटी एससी ओबीसी का कोटा तो उसमें रहता ही है। उपयोगी बना दिया है। यश भारती जी, कोई भी सरकारी वैकेंसी निकलती है उसमें कोटा तो रहता ही है ना, एसटी एससी ओबीसी का कोटा तो रहता ही है। फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको वो जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। पहले से ही आरक्षण का प्रावधान तो है ही ना। अरे भागीरथ भाई जी, मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री कार्यालय में जितने बड़े अधिकारी उसमें से एक ओबीसी का नाम बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है कि फिर आप देखिए, आप प्रधानमंत्री कार्यालय की बात कर रहे हैं, कल को फिर आप बात करेंगे भैया आर्मी में कौन बड़े बड़े ऑफिसर हैं। मुझे लगता है कि कहीं कुछ जगह हमको छोड़ देना चाहिए कि कहां जाति की बात करें। सरकारी वैकेंसी में ठीक है, कुछ नहीं ठीक है, मैं नहीं, लेकिन समय मेरे पास कम है, 10 सेकंड प्लीज। मुझे जवाब दे दीजिए। आपने कहा सेना की बात करी, सेना में राजपूत रेजिमेंट जाति के आधार पर है, जाट रेजिमेंट जाति के आधार पर है, सिख रेजिमेंट जाति के आधार पर है, गोरखा रेजिमेंट जाति के आधार पर है, तमाम रेजिमेंट्स हैं और जिनका उद्बोधन भी जाति के आधार पर है। और वो इसीलिए है ताकि वो ताकत है, वो एकता का प्रतीक है। जब सारे भाई बंधु एक साथ खड़े होते हैं, एक क्षेत्र के, एक जात के, एक धर्म के, तो उनमें एक जोश होता है, जुनून होता है, भाईचारा होता है और वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, देश को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। यश भारती जी, वहां पर जब प्रमोशन होता है ना, इसलिए नहीं होता कि आप किस जाति से, वहां पर प्रमोशन होता है आपके शौर्य से प्रमोशन होता है, वहां पर किस उस आधार पर होता है, आपके काम के हिसाब से आपको जांचा परखा जाता है। जांचा ठीक है, मेरे पास समय कम है, आप सिलेक्टिव मत बनो। नहीं, मैं सिलेक्टिव नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज में जाति की बात नहीं करनी। ठीक है, जहां पर उत्थान की बात होनी चाहिए वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, समय मेरे पास कम है। वाचस्पति जी, लास्ट कमेंट देखिए, जिस तरह से चंद्रमोहन जी कह रहे थे भाई कि आपके पहले जो पूर्व के नेता है वो तो जाति का विरोध करते थे, लेकिन अब आप लोग जाति हमेशा जाति की बात करते हैं। संक्षेप में। हेलो जी, भगीरथ जी, जरा देखिए थे, अभी चौबे जी बड़ी विस्तृत गुणगान कर रहे थे कि हम जाति आधारित काम नहीं करते। इनकी विश्वकर्मा योजना जो है पूरी जाति आधारित है, उसमें तेली, सुनार, लोहार, इस तरीके की 18 कर्म आधारित तो इन्होंने विश्वकर्मा योजना निकाली थी। दूसरा, वो पहले तो उनका रिबटल ये है कि वो कहते हैं जाति के आधार पर वो विकास नहीं करते। दूसरा, मैं कहना चाहता हूँ कि इतना ज्यादा विकास अगर हुआ है तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति पर 37,500 रुपए का कर्जा क्यों है?
तीसरी बात, ओडीओपी की बात कर रहे हैं तो ओडीओपी में मुझे आप लगता है बताइए, कि जाति हो चाहे धर्म आधारित राजनीति हो, जो सेमीफाइनल होने वाला है पंचायत चुनाव, वहां पे समझ में आ जाए कि जनता किसको पसंद कर रही है, जनता किस पार्टी को पसंद कर रही हो। कहीं ना कहीं जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसकी एक रूपरेखा समझ में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, चंद्रमोहन जी, वाचस्पति जी और यश भारती, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहां पर बयानों पर आर पार भी है और जाति बनाम विकास को लेकर भी यहां पर राजनीति हो रही है, लेकिन देखना होगा जब पंचायत चुनाव होंगे तो जनता किसे चुनती है। लेकिन मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, कि जब भारत में हम सभी सिर्फ भारतीय होंगे, जाति में बटा होगा, तो भारत और तेजी से तरक्की करेगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।